Hello friends, in today's lecture we are going to start with capacity of parties, that is under section 11 of Indian Contract Act. But before moving to section 11, we understand section 10. What section 10 of Indian Contract Act explains. So section 10 says all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void by any other law. तो दिस इज सेक्शन 10. अभी आप जो वीडियो है साथ में राइटिंग का, उसमें आप देख सकते हैं कि हमें इसको अगर हमने एनालाइज किया सेक्शन 10 को, तो हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने अंडरलाइन किया है, दे आर ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज हमने अंडरलाइन किया. नेक्स्ट सेकेंड रिक्वायरमेंट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट लॉफुल कंसिडरेशन. नेक्स्ट lawful object, and last are not expressly declared to be void by any other law. तो ये देखा आपने कि 5 या 6 जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने कंसिडरेशन को डिस्कस किया था. So I hope you understand all the concepts of consideration. Today we are moving to competent to contract, means capacity of parties, right? तो जब भी आपको कैपेसिटी ऑफ पार्टी या कॉम्पिटेंट पार्टीज के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप सिनॉप्सिस वे में लिखिए. फर्स्ट आप लिखिए इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? इट इज़ अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और सेक्शन 11 एक्सप्लेन करता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ को. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्शन 11 की तरफ. सेक्शन 11 अभी हमने सेक्शन 10 डिस्कस किया, उसमें से एक पार्ट था हमारा सेक्शन 11. तो सेक्शन 11 डील्स विद द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ या पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले हम अब साइड में जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं पूरे रिटर्न नोट्स आपको अवेलेबल करवाए हैं. तो अब हम देखते हैं सेक्शन 11. सेक्शन 11 हमें क्या बताता है. सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज of sound mind and is not disqualified from contracting by any law. ठीक है, अब यहाँ पर भी आप डेफिनेशंस देखिए स्क्रीन पे, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. यहाँ पर हमें डेफिनेशन में ही 3 चीज़ें बताई हैं. फर्स्ट है हु इज़ एज ऑफ मेजॉरिटी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेजॉरिटी मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है. तो फर्स्ट आप डेफिनेशन को एनालाइजेशन देख लीजिए. नेक्स्ट एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए. सेकंड इज ऑफ साउंड माइंड. सेकंड है साउंड माइंड, ये भी हम डेफिनेशन से ही लेने वाले हैं. थर्ड है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ. ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. तीनों चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं माइनर. जब भी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की बात होती है आपने 3 लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है. माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं. आप साइड का स्क्रीन में पूरा रिटर्न नोट्स देख सकते हैं. वीडियो पॉज करके आप राइट भी कर सकते हैं नोट्स को. तो सबसे पहले हम आते हैं माइनर.
माइनर सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, माइनर होता है हु इज़ नॉट मेजर, ठीक है, जो मेजर नहीं है। मेजर नहीं है मतलब हु इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तो जो भी 18 ईयर्स से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है। उसके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ठीक है। अब हम आगे आगे देखेंगे कि माइनर से रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं। तो माइनर से रिलेटेड कौन से रूल्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर नॉर्मल केस में हमने क्या देखा कि अगर उसका 18 ईयर एज कंप्लीट है तो वो मेजर है, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर उसको गार्डियन वेयर अ गार्डियन ऑफ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड अंडर द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, अगर इस एक्ट में अगर उसकी अपॉइंटमेंट है गार्डियन की, तो उसका जो एज ऑफ मेजॉरिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 21 ईयर्स। और सेकंड जो ऑप्शन है उसमें वेयर द सुपरिटेंडेंस ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी इज एज्यूम्ड बाय कोर्ट ऑफ वार्ड, तो अगर वहाँ पर सुपरिटेंडेंट या गार्डियन अपॉइंट किया है तब उस केस में उस माइनर की एज ऑफ मेजॉरिटी 21 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, माइनर को 18 ईयर्स या 21 ईयर्स जो भी डिसाइडेड है, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या था, तो ऑब्जेक्ट ये था एक तो माइनर को प्रोटेक्ट करना, ताकि वो किसी भी उसका जो रैशनल माइंड नहीं है या समझ नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, उसके ऊपर कोई हार्डशिप ना आ जाए, इसीलिए एक तरह से ये माइनर की प्रोटेक्शन के लिए है। और सेकंड जो है, जो उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं रूल्स ऑफ माइनर, रूल्स रिलेटेड टू माइनर रूल्स। फर्स्ट रूल, माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। अब ये वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही वॉइड है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। माइनर के साथ कैसा भी आप एग्रीमेंट करोगे उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, वो वॉइड फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। हमने देखा है पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें 3 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड। वॉइड क्या होता है, जिसको हम रेगुलराइज नहीं कर सकते, रेटिफाई नहीं कर सकते, वॉइडेबल जिसको हम रेटिफाई कर सकते हैं, और वैलिड जो वैलिड है, ठीक है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया है। अभी हम माइनर एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो पर हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा केस है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। जो नोट्स हैं उसमें मैंने आपको जजमेंट लिख के दिए हैं, लेकिन पूरा केस क्या है कि धर्मदास जो माइनर है उसने अपना प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रख के 20,000 रुपीज़ में मॉर्टगेज रख दिया अपना प्रॉपर्टी मोहरी बीवी के पास। लेटर ऑन क्या हुआ, जो धर्मदास है उसको भी अपना एग्रीमेंट कैंसिल करना था मॉर्टगेज का, और मोहरी बीवी ने जो उसको एडवांस में 8,000 रुपीज़ दिए थे उसको रिफ़ंड लेना था। तो इस तरह उन दोनों को अपना अपना जो एग्रीमेंट था वो वापस करना था। तो इसी तरह ये केस गया प्रीवी काउंसिल के पास, पहले कोर्ट्स नहीं थे, तो ये केस पुराना है 1930 का, उस टाइम पे कोर्ट्स नहीं थे, तो ये उस टाइम प्रीवी काउंसिल्स होते थे। तो प्रीवी काउंसिल में ये केस गया, तो वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एज माइनर एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो, तो इसमें मोहरी बीवी को रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो एग्रीमेंट मॉर्टगेज एग्रीमेंट माइनर ने किया था वो उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिफ़ंड का पॉइंट है वो तो अराइज ही नहीं होता। तो इस तरह प्रीवी काउंसिल ने ये केस खूब इम्पॉर्टेंट है माइनर के केस में, आगे भी हम इसको फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट केस है, ये आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, या आप
आपको इस वॉइड एब इनिशियो के लिए ये केस को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड। फर्स्ट हो गया वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, सेकेंड हम चलते हैं कैन बी प्रोमिसी, माइनर कैन बी प्रोमिसी और बेनिफिशरी। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के लिए बेनिफिशियल है लेकिन उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस एग्रीमेंट की वजह से, तो वो एग्रीमेंट वैलिड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि माइनर कैन बी प्रोमिसी और बेनिफिशरी। ठीक है, उसके फेवर में हम कर सकते हैं लेकिन वो किसी के फेवर में नहीं कर सकता, और उसके फेवर में भी उतना ही कर सकते हैं जहाँ उसका कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट, माइनर एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग है, तो अगर कोई चीज़ शुरू से ही गलत हो तो वो सही नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, माइनर्स लायबिलिटी इन केस ऑफ नेसेसरीज। अब कोई भी पर्सन है जिसने माइनर की नेसेसिटी पे या किसी ज़रूरत पे खर्च किया माइनर की, तो वो उसकी प्रॉपर्टी से रेम्बर्स कर सकता है उसको। ठीक है, तो अगर उसकी ज़रूरत पे कुछ सपोज़ अभी माइनर की पढ़ाई पे खर्च हुआ, या उसके पास जो पर्सन है जो उसका गार्डियन है उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर अगर उसने उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके रेम्बर्स करके उस पर खर्चा किया तो वो वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स किसी चीज़ को पूरा करने के लिए उठाया गया कदम। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी चीज़ का, सपोज अगर दो मेजर लोग होते हैं, एक ने दूसरे से एग्रीमेंट किया और दूसरा उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो एक जो हमारे को रेमेडी मिलती है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मिलती है, तो उसको हम फिर कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिमांड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि माइनर एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो, तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी बात होती नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 6 पॉइंट, नो कॉम्पनसेशन इज पेबल बाय अ माइनर। अगेन वी मूव टू मोहरी बीबी केस, धर्मदास गोड्स केस। उस केस में प्रीवी काउंसिल ने क्या बोला था कि मॉर्गेज डीड जो है वो सेट असाइड कर दी, और जो भी रिफंड था, जो 8,000 उसने एडवांस लिया हुआ था माइनर ने, वो उसको रिफंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी कॉम्पनसेशन होना चाहिए वो माइनर पे लागू नहीं होता है। ठीक है, और माइनर नेक्स्ट 7th, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। उसकी प्रॉपर्टी पे बहुत सारा कर्जा है लेकिन फिर भी उसको इंसॉल्वेंट घोषित नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट क्या होता है? जैसे कंगाल घोषित करना। ठीक है, कि जो इंसॉल्वेंट मीन्स जो अपना कर्जा चुका ना पाया हो, तो वो इंसॉल्वेंट। तो इसमें क्या है, माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे माइनर्स के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है माइनर कैन बी एजेंट। माइनर एजेंट का काम करते हुए लाइबल नहीं है, लेकिन उसने जो काम किया उसके लिए उसका मालिक जो प्रिंसिपल होगा वो जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर। अब माइनर किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर हो सकता है थ्रू हिज लॉफुल गार्डियन। ठीक है, गार्डियन के थ्रू वो किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स हो सकता है या मेंबर ऑफ कंपनी हो सकता है, लेकिन वो जो शेयर होल्डर होगा वो फुली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, कंपनी लॉ में हमने सीखा है जो पेड अप शेयर्स होते हैं उनको पूरा अमाउंट एक बार में ही पे किया जाता है। तो उस तरह के जो शेयर्स होंगे, पेड अप शेयर्स होंगे, उनका ही वो शेयर होल्डर होगा। और मेंबर ऑफ कंपनी कब होगा? जब उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ प्रोहिबिट ना की गई हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी में होता है,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब होता है। तो वो हमने सीखा हुआ है पहले। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। ठीक है, अब रूल ऑफ एस्टॉपल क्या होता है, जो चीज़ हमने एक बार कह दी उससे पीछे ना हटना। ये सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट में इसको एक्सप्लेन किया है, उसी को हमने यहाँ पर लिया है। इट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन ही हैज़ मेड, मतलब उसने जो स्टेटमेंट पहले की है वो उससे मुकर नहीं सकता है। ठीक है, उससे फिर नहीं सकता है। ठीक है, अब ये रूल जो है ये माइनर पे अप्लाई नहीं होता है। समझो किसी माइनर ने बोला कि किसी को रॉन्गली इम्पर्सोनेट किया और बोला कि मैं मेजर हूँ, मेरे से एग्रीमेंट कर लो। लेटर ऑन अगर माइनर ये बोले नहीं नहीं मैं तो माइनर हूँ, मैं तो मेजर बोल के मैंने एग्रीमेंट किया, लेकिन ये चीज़ जो है ये उसको रोकती नहीं है, तो ये रोकने का रूल जो है वो माइनर पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बीइंग अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, और लेकिन माइनर जो है वो एडमिटेड इनटू अ बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो दूसरे पार्टनर्स की हेल्प से वो उसके बेनिफिट तो ले सकता है बट कैन नॉट बी अ पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो सेक्शन 11 में हमने डिस्कस किया था वो है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अब सेक्शन 11 फर्स्ट आप इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सेक्शन 11 of the Contract Act says the contract made by person of unsound mind are void। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग पर्सन से उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कौन से होते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ साउंड माइंड, सेक्शन 12। ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम when it makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कौन सा पर्सन साउंड माइंड होगा। हम इस डेफिनेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो किसी भी पर्सन की साउंड माइंड देखने के लिए हमें दो ही पॉइंट्स यहाँ पर डेफिनेशन में दिए हैं। एक तो कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको समझ होनी चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की ताकत होनी चाहिए। और सेकंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, मीन्स समझदारी पूर्ण निर्णय ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही चीज़ें जो हैं वो हमें बताती है कि पर्सन साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। तो दो चीज़ें क्या है, एक है कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो हम कंसिडर करेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में। तो इसमें फर्स्ट हम लेते हैं इडियट। इडियट कौन होता है, जनरली हम यूज़ करते हैं वर्ड इडियट बट दैट इज़ रॉन्ग। हाँ, तो इडियट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, जो कम्प्लीटली जिसकी मेंटल एबिलिटी ही लॉस्ट हो गई है। ठीक है, तो वो होता है इडियट। तो इडियट के साथ अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर इडियट के साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो इसका इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि वो जो एग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। तो एन एग्रीमेंट विद एन इडियट इज कम्प्लीटली वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट ल्यूनेटिक्स। ल्यूनेटिक्स क्या होता है, आप स्क्रीन पे देखिए। अ पर्सन हुज मेंटल फैकल्टीज ऑफ थिंकिंग आर डीअरेंज्ड। डीअरेंज्ड मीन्स डिसऑर्डर ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन्स और अदर रीज़न। अब किसी की मेंटल फैकल्टीज डिसऑर्डर हो गई है और
या फिर उसको सैनिटी और इनसैनिटी के ऑल्टरनेटिव अटैक्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं ल्यूनेटिक्स। इसमें इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर हमने एग्रीमेंट विथ लूनाटिक्स किया तो लूनाटिक्स के साथ जनरली सारे एग्रीमेंट वॉइड हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत के लिए, अब यहाँ पर हमने माइनर की बात नहीं की है, लूनाटिक्स की बात की है जो किसी वजह से मेंटल एबिलिटी खो चुका है, तो उसकी ज़रूरत के लिए अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो वैलिड है। जनरली सारे एग्रीमेंट वॉइड हैं, लेकिन अगर उसकी नेसेसिटी के लिए एग्रीमेंट किया है कोई तो वो वैलिड है। नेक्स्ट है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म आप लोग सबको पता होगा, हिप्नोटिज्म क्या होता है। A person who is under the influence of hypnotism enter a state of artificially induced sleep. Induced sleep की जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं hypnotism, wherein he is rendered temporarily incapacitated। ठीक है, तो induced sleep मीन्स आपने देखा होगा, जादूगर वगैरह देखा होगा, तो वो इंड्यूस्ड कर देते हैं, तो वो क्या होता है हिप्नोटिज्म। अगर हिप्नोटिज्म की स्टेट में भी किसी ने एग्रीमेंट किया है तो वो भी वॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। अ पर्सन ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड मीन्स नशे में, किसी भी नशे में हो सकता है। ठीक है, तो a person who is so drunk or intoxicated that he is not only incapable of understanding the terms of agreement but also is unable to form rational judgment। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए जो हमने साउंड माइंड के लिए चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर अगर वो इतना ड्रंक है और इंटॉक्सिकेटेड है कि वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है या किसी भी चीज़ का कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उस स्टेज में अगर वो पर्सन है तो हम उसको बोलते हैं ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। और इनके साथ ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इनके साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट वॉइड होता है, कंप्लीटली वॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल डिके। मेंटल डिके मतलब दिमाग में थोड़ी सी कमजोरी, ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि जनरली ये कब होता है, जनरली दिस अकर्स ऑन द स्टेज ऑफ ओल्ड एज और सिकनेस। ठीक है, सिकनेस भी कैसी होनी चाहिए कि वो सिकनेस उसका रैशनल जजमेंट को अफेक्ट करे। ठीक है, तो इसीलिए अभी देखा होगा जब भी कोई विल वगैरह करते हैं तो बोलते हैं नहीं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट हमें चाहिए, तभी विल रजिस्टर होता है। तो वो किस लिए होता है, इसीलिए होता है कि अगर डॉक्टर ने उसको सर्टिफाइड कर दिया कि वो ठीक है, दिमागी रूप से ठीक है, रैशनल जजमेंट ले सकता है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर उसको विल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साउंड माइंड में हमने देखा वो मेंटल डिके है। और ये जो मेंटल डिके है इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर वो उसको समझ नहीं पाता है, जैसे हमने विल का एग्जांपल लिया, अगर उस एग्रीमेंट को वो समझ नहीं पाता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन अगर वो समझ पाता है, वो रैशनल जजमेंट कर सकता है, तो उसका इफ़ेक्ट वैलिड ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 11 का जो हमने बाकी पार्ट था, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सेम हम लिखेंगे कि सेक्शन 11 सेज कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इज वॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ पर्सन्स दिए हैं हमें जो इनको कंसीडर करते हैं कि कौन से पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो सबसे फर्स्ट है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन यहाँ पर आया, समझो कोई कंट्री का, भूटान का यहाँ पर आ गया, या चीन का कोई पर्सन यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, और चीन
और इंडिया दोनों में वॉर हो जाता है। वॉर होने के बाद उनका जितना भी आपस में एग्रीमेंट्स होंगे, चीन वाले पर्सन ने किसी इंडियन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो वो सारे वॉइड हो जाएंगे, अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे। उस टाइम के कॉन्ट्रैक्ट प्लस उससे पहले किए हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर में होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो सकते हैं। तो इस तरह एलियन एनिमी मतलब जो दुश्मन देश का सिटीजन, उसके साथ अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो कम्प्लीटली वॉइड होता है। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या होता है? जिसको किसी जुर्म की सज़ा दी गई हो, जो गिल्टी फाउंड हुआ। सज़ा कब होती है? कोर्ट से। जब सज़ा कब होती है? जब वो किसी चीज़ का गिल्टी हो। जब वो गिल्टी हो और कन्विक्ट हो फॉर एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस, भले वो 6 महीने का हो, भले वो 10 साल का हो, किसी भी तरह का उसको अगर कन्विक्शन मिला है तो उसके साथ एग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट इंसॉल्वेंट। अगेन वर्ड इंसॉल्वेंट केम। इंसॉल्वेंट मीन्स पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, ठीक है, ओन्ड। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो अपना कर्जा चुका ना पाए वो होता है इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट से क्या होता है? इंसॉल्वेंट के जो लॉ वो होता है, इफ़ेक्ट होता है, वो इंसॉल्वेंट पर्सन अपनी प्रॉपर्टी पे सारी पावर्स ख़त्म हो जाती है। इंसॉल्वेंट पर्सन की उसकी प्रॉपर्टी पे सारी पावर्स ख़त्म होती है। नेक्स्ट है फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर। अब फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर क्या है? एम्बेसडर मीन्स राजदूत या दूसरे देशों से आए हुए सॉवरेन पावर वाले लोग। तो यहाँ पर उन पर एम्बेसडर्स पे और फॉरेन सॉवरेन्स पे कोई भी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से केस फाइल नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बिना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन पावर से वो केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने किसी पे केस फाइल किया है तो सामने वाला भी उन पे बिना परमिशन के केस फाइल कर सकता है, लेकिन शुरू नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है कंपनीज एंड कॉरपोरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय सच आर्टिफिशियल पर्सन will be valid only if it is within the power confirmed by the special act or memorandum of association। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने पावर दी होनी चाहिए, तभी इनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ पे हमने डिफरेंट पर्सन देख लिए, सेक्शन 11 देखा, सेक्शन 10 देखा और सेक्शन 12 देखा। तो ये सारा हमने इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ या पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ये सबको लिखना है। नेक्स्ट सेशन में हम कंसेंट और फ्री कंसेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय एंड होप यू एंजॉयड माय वीडियो।